हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में होगा। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में होगा। करेक्ट आंसर होगा ब्राजील में। अब दोस्तों, करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होगी कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उनको, उनके अधिकांश प्रश्नों को वहीं पे पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। तो ध्यान देंगे, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो राज सुब्रमण्यम को। किसे? राज सुब्रमण्यम को। अगला है, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो डेविड एलन चिपरफील्ड को किया गया है। नेक्स्ट है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो नरगिस मोहम्मदी को। किसे? नरगिस मोहम्मदी को। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है। तो क्लाउडिया गोल्डिन ने जीता है। किसने? क्लाउडिया गोल्डिन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो वहीदा रहमान को किया गया है। दोस्तों, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, रिवीजन जरूर करेंगे आप लोग। ध्यान रखें दोस्तों, आप लोग प्रिपरेशन कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपका जो पाठ्यक्रम है आपके सिलेबस में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है, उन सभी पाठ्यक्रम को पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें। हो सके तो नोट डाउन कर लें। अब जब आप लोग दोस्तों प्रिपरेशन करें तो आप देखें वो सारे टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं हमारे पूरी तरह से कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास करें, क्योंकि उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। काफ़ी इंतजार के बाद में दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये वैकेंसी आई हुई है, तो इसको ऐसे हाथ से ना जाने दें। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे द्वारा दोस्तों कम से कम समय में आपके पूरे पाठ्यक्रम को यहाँ पे अच्छी तरह से कंप्लीट किया जा रहा है, और अच्छा दोस्तों इसका PDF भी रेडी किया गया है, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर स्वाति नायक को। किन्हें किया गया? डॉक्टर स्वाति नायक को। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, रिवीजन जरूर करेंगे। बेटर होगा अगर आप PDF लेते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि उनका PDF निकलवाते हैं तो अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिएगा। पुनः रिवीजन करने से कम समय में बिना इधर उधर भटके अच्छे तरह से आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो दामोदर मौजो को। किन्हें? दामोदर मौजो को। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो गीता प्रेस गोरखपुर को। ध्यान रखेंगे आप लोग। एक स्ट्रेटजी आप लोग और भी रखें दोस्तों कि जब आप लोग प्रिपरेशन करें रिवीजन के लिए मौका देने का प्रयास करें। ऐसे ना हो पढ़ते चले जाएं फिर कन्फ्यूजन क्वेश्चंस कैसे भी घुमा के पूछे जाए, आप कुछ और आंसर करके चले जाएं। तो रिवीजन भी अनिवार्य होता है दोस्तों, क्योंकि जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस कई तरह से पूछे जाते हैं, घुमा दे जाते हैं। तो प्रिपरेशन में आप लोगों का रिवीजन मुख्य भूमिका निभाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है, 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो सलमान रुश्दी को किया गया। किन्हें? सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला। तो अल्लू अर्जुन को मिला। किसे? अल्लू अर्जुन को। नेक्स्ट है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला। तो आलिया भट्ट को मिला है। दोनों क्वेश्चन एक साथ सेट कर दिए गए हैं ताकि याद करने में आप लोगों को सहायता महसूस हो। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। अगला है, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया। तो इंदौर को दिया गया, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है, SAFF अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता। तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता। तो स्पेन ने जीता है। नेक्स्ट है,
FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो जर्मनी ने जीता है। और अगला है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी रही? तो बेल्जियम रही। दोनों ध्यान रखेंगे। तो विजेता कौन है? जर्मनी है। और उप विजेता कौन सा है? बेल्जियम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? नीरज चोपड़ा। आप लोग जानते हैं दोस्तों, गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि लगभग दोस्तों अधिकांश प्रतिस्पर्धा में ये गोल्ड ही लेकर आते हैं, इसीलिए इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। और लास्ट है करंट अफेयर से, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच किस देश से आते हैं? आप लोग कमेंट करने का प्रयास करें दोस्तों, कमेंट जरूर करें, जुड़ने का प्रयास करें। ऐसा ना आप लोग प्रिपरेशन करें दोस्तों, किसी भी वीडियोस को आप लोग ओपन करें और 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, स्किप कर दें या कहीं से कुछ भी पढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे दिशाहीन पढ़ाई से कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जब तक आप लोग पूरी तरह से जुड़ेंगे नहीं, अपने पाठ्यक्रम को फॉलो नहीं करेंगे, अच्छे रिवीजन का मौका नहीं देंगे, क्वेश्चंस के ट्रेंड्स को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएंगे। चलते हैं दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे, 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में ही बात कर लेते हैं, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो पाठ्यक्रम GK GS आपका जनरल साइंस शामिल है, करंट अफेयर्स, पुलिस व्यवस्था से संबंधित समाज सचेतता के क्वेश्चंस, आपका यूपी स्पेशल व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 PDF के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर PDF ले सकते हैं। डायरेक्टली इस पर कॉल करके आप लोग दोस्तों बात भी कर सकते हैं। अगला PDF हमारा SSC GD 2024 20 फरवरी से इसका भी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है दोस्तों। इसमें जो पाठ्यक्रम है GK GS आपका जनरल साइंस शामिल है, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है। पेड फीस केवल 50 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। अगला दोस्तों बिहार SSC 10+2 2023 का PDF लगा हुआ है, जिसमें आपका जो पाठ्यक्रम रहेगा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 50 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर PDF ले सकते हैं, या इस पर दोस्तों डायरेक्टली कॉल करके आप PDF के बारे में बात भी कर सकते हैं। लास्ट PDF दोस्तों हमारा लगा हो UP PSC RO 2023, जिसका एग्जाम फरवरी में कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें PT में 2 पेपर करवाए जाएंगे। 140 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन और 60 क्वेश्चन आप हिंदी के 6 चैप्टर से पूछे जाएंगे। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने। ऐसे PDF हैं दोस्तों जिनमें हर ट्रेंड से क्वेश्चंस डाले गए हैं, क्वेश्चंस के बार बार उनको दोस्तों रिपीट भी किया गया है हर एक ट्रेंड से, कि कैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, आप लोग पूरी तरह से उसमें दोस्तों परफेक्ट हो सकें। रिवीजन का एक अच्छा मौका उसमें दिया गया है। वन लाइनर को भी डाला गया, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर दिया गया, सारे टॉपिक्स के आपको फॉलो करके। ध्यान रखें दोस्तों एक बात और, ठंडी का मौसम है, लेकिन कंटिन्यू दोस्तों आप लोग रहिए अपने प्रिपरेशन में, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जीवन में जब भी किसी भी चीज़ का रिजल्ट निकल कर आता है तो उसमें ये लिख कर नहीं आता कि समय खराब था, ठंडी का मौसम था, या बीमार थे, मजबूर थे, किसी समस्या में फंस गए थे। रिजल्ट में केवल एक ही बात लिख के आता है कि होने वाले एग्जाम में आप पास हुए या फेल। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सत्रिया। ध्यान देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों का उठा लिया गया है। एक साथ पूरे टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे। जितने ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबको पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पे डाल दिया गया है। सब कुछ आपका कवर है ये टॉपिक्स, और आपका फेवरेट टॉपिक ये रहने वाला है। आप लोग जानते हैं सिलेबस में भी पूरी तरह से मेंशन है, संस्कृति से यानी लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आप उठा के देख लीजिए, इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो कि पूछा नहीं गया और रिपीट भी नहीं हुआ, आप देख सकते हैं खुद ही। चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या रखा गया है? सत्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का है। कहाँ का? असम का है। यानी कि लोकेशन से संबंधित क्वेश्चन आया है कि किस राज्य का है ये बताने हैं। सबसे पहले इनसे संबंधित सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, पुनः हर ट्रेंड से जितने क्वेश्चंस बनते हैं सबको यहीं पे कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक तरफ शास्त्रीय नृत्य दिया गया, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिए गए हैं, यानी कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। पहला दोस्तों भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। फिर 2 एक साथ ध्यान दीजिएगा, कथकली और मोहिनीअट्टम, क्योंकि दोनों की दोनों केरल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया, जो कि हमारा क्वेश्चन था, असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और लास्ट है ओडिसी, जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये लोकेशन थे से क्वेश्चन थे दोस्तों।
अब इनको हम लोग ऑप्शन बनाए, एक एक क्वेश्चन बना के विकल्प बना बना के सॉल्व करें तो टाइम टेकिंग होगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा अलग से। हम चाहते हैं दोस्तों कम से कम समय में आप लोग प्रिपेयर हो सके, और पीडीएफ में आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया गया है। चलते हैं दोस्तों अब आगे, ये किस किस ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखिएगा। सबसे पहले क्या दोस्तों, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन लोकेशन से था। अगला है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है, तो भरतनाट्यम है। ध्यान देंगे कौन है, भरतनाट्यम है। अगला है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये भरतनाट्यम से है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ये भी भरतनाट्यम से है। और पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये भी भरतनाट्यम से है। ये भरतनाट्यम से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतना ध्यान रखेंगे तो ना ही आप लोगों के क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही दोस्तों गलत होंगे। अगला देखिएगा, कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है, तो कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों है। अब अगला देखिएगा, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कथकली है। नेक्स्ट, कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये कथकली से है। रागिनी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ये भी कथकली से है। और गोपीनाथ किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये भी कथकली से है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग। हमारे द्वारा दोस्तों आप लोगों को सब कुछ दिया जा रहा है, जरूरत है आप लोगों को गंभीर होने की। अगला है, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के घराने हैं, तो कथक के हैं। ये एक साथ सब कुछ सेट कर दिया गया है। अब क्वेश्चन अगला देखिएगा, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, कथक से है। सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ये भी कथक से है। गोपी कृष्ण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ये भी कथक से है। और हजारी अग्रवाल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये भी कथक से ही है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला देखिएगा, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है, तो कुचिपुड़ी से जुड़ा हुआ है। यामिनी रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये कुचिपुड़ी से ही है। और राजा और राधा रेड्डी अलग अलग पूछा था, एक साथ डाल दिए हैं, जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए ध्यान रखेंगे। तो राजा और राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये भी कुचिपुड़ी से ही संबंधित है। ये थे दोस्तों शास्त्रीय नृत्य के क्वेश्चन, जिनको हम लोगों ने 3 मिनट में लगभग पूरी तरह से क्लियर किया है। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर स्थित है, महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों का रहता है। करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। ध्यान देंगे आप लोग। अब एक तरफ दिया गया है संस्कृति और पर्यटन संस्थान, दूसरी तरफ उनकी स्थिति दी गई है। पहला क्या है, ललित कला अकादमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नई दिल्ली में स्थित है। उस्ताद अलाउद्दीन खान अकादमी भोपाल में स्थित है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ये भी नई दिल्ली में है। जो एक साथ लोकेशन रहते हैं उनको एक साथ लगभग सेट किया जाता है दोस्तों, ताकि याद करने में थोड़ी सी सहजता महसूस हो। अब जैसे भी करें आप लोग, ट्रिक लगाएं याद करने के लिए या बार बार रट्टा मारें, कुछ भी करें, क्वेश्चंस मिस नहीं किए जा सकते क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलेंगे, लेकिन अगर पीडीएफ लेते हैं तो बेटर होगा दोस्तों। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप उनका प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं तो आप लोग अंडरलाइन लगा के स्टडी करने का प्रयास कीजिएगा और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो अच्छे खासे ढंग से कम समय में प्रिपरेशन क्लियर हो जाएगी। अलग क्या है, सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र ये भी नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान कोलकाता में है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में है। और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ये कोलकाता में है। इतना ध्यान रखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन मिस नहीं होने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से आ रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। जनरल साइंस क्वेश्चन क्या रखा गया है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, करेक्ट आंसर का वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। ये क्वेश्चन और आंसर थे। अब मात्रक से संबंधित क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ से जितने क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग एक साथ कवर करेंगे। एक तरफ राशियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ मात्रक दिया गया है एसआई पद्धति में। पहला क्या है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत आवेश इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है। क्या होता है, कूलाम्ब होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अगला क्या है दोस्तों, विभवांतर इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तरंग दैर्ध्य इसका एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। प्रेरकत्व इसका एसआई मात्रक हेनरी होता है। विद्युत धारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इतना ध्यान रखेंगे तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, करेक्ट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। डेट भी ध्यान रखेंगे, इसीलिए हम रिवीजन बोल रहे हैं। जहाँ पे डेट डाला गया है इसका अर्थ यह है कि यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, पूछे गए, इसलिए डाला गया है। ट्रेंड को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, जहाँ से कई क्वेश्चन एक साथ क्लियर होंगे, ध्यान दीजिएगा। भारत में राष्ट्रगान को संवैधानिक सभा द्वारा
24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। जनगण मन सर्वप्रथम, ये बार बार पूछा गया, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। डेट, ईस्वी और लोकेशन ध्यान रखेंगे। इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया, ये क्वेश्चन रखा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 343। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, भारतीय संविधान के भाग 17, ध्यान रखेंगे 343 जो आर्टिकल है जिसमें हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, वो भाग 17 में आता है। तो भाग 17 के अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर कब तक बना रह सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। करेक्ट आंसर का 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, क्योंकि हम लोग जानते हैं अधिकांश 5 वर्ष यही आंसर कर देते हैं, इसलिए इसको भी इसमें फोकस कर दिया गया है ताकि कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन में ना रहे और ना ही हमारा मिस हो। अब चलते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में, जहाँ से कई क्वेश्चन क्लियर भी हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, अगर 65 वर्ष पहले हो जाता है तो 4 वर्ष ही नहीं रहेंगे, लेकिन नहीं होता तो पूरे 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और गृह मंत्री शामिल होते हैं। तीनों ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और गृह मंत्री। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, अगर मिस हो जाता है एग्जाम में तो आप जानते हैं कितनी रैंक आप नीचे चले आते हैं। अब यहाँ पे नोट देखिएगा, वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। करंट से भी इस क्वेश्चन को जोड़ दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है। करेक्ट आंसर होगा भारत का महान्यायाधीश। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, आप लोग उठा के देख लीजिए, एक बार कॉन्सेप्ट एक बार आर्टिकल, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, ध्यान रखिएगा दोस्तों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। महान न्यायवादी का जो वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में आता है, भारत का प्रथम मुख्य विधि अधिकारी या प्रथम विधि अधिकारी होता है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इन्हें अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। अब नोट देख लीजिएगा, वर्तमान में भारत के महान्यायाधीश कौन है, तो आर वेंकट रमणी है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए करंट से जोड़ दिया गया है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हिंदी से आया है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। इस टॉपिक को भी पूरी तरह से फोकस रखने हैं अगर हमें अच्छे रैंक लाने हैं। अब क्वेश्चन क्या रखा गया है, निम्न में दामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी ट्रेंड पे क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है। क्वेश्चन है निम्न में दामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है, तो बिजली का है। किसका, बिजली का है। अब चलिए इस टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट हमारे पूछे जाते हैं पर्यायवाची से उनको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले अमृत का पर्यायवाची ध्यान देंगे, और हिंदी के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें वर्तनी पर खास फोकस करने का प्रयास करें। क्वेश्चन देखें, चारों ऑप्शन चेक करें, समय का दबाव इस पर न लें, थोड़ा कम लें या हो सके एग्जाम में, और सबसे जो एग्जैक्ट आंसर लगे वर्तनी को ध्यान देते हुए उनको अपना आंसर दे, ताकि हिंदी के क्वेश्चन कम से कम दोस्तों गलत ना हो। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे वर्तनी के कारण अगर हम लोग आते हैं एग्जाम देने के बाद मिलाना शुरू करते हैं तो थोड़ी थोड़ी दोस्तों गलती या समय के दबाव के कारण हमारे क्वेश्चन हिंदी के गलत हो जाते हैं। तो इस पर खास फोकस करने का प्रयास करें। सबसे पहले अमृत का पर्यायवाची तो पीयूष होता है, सुधा होता है, अमी होता है, जीवन होता है, जीवनोदक होता है, सोम होता है। इतना ध्यान रखेंगे तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द रख दिए गए हैं जो कि ऑप्शंस में दिए जाते हैं। अगला है आकाश। आकाश का पर्यायवाची गगन होगा, ताप आसमान होगा, अंबर होगा, व्योम होगा, अंतरिक्ष होगा, अनंत होगा और नभ होगा। सारे इंपॉर्टेंट शब्द जोड़ दिए गए हैं। नेक्स्ट है जल का पर्यायवाची, क्या होगा, पानी होगा, नीर होगा, तोय होगा, वारी होगा, अंबु होगा, सलिल होगा, सारंग होगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिजली का पर्यायवाची, विद्युत है, चपला है, चंचला है, दामिनी है, तड़ित है, सौदामिनी है। नेक्स्ट है भ्रमर का पर्यायवाची, भंवरा होगा, मधुप होगा, मधुकर होगा, भंवरा होगा, शिलीमुख होगा।
क्या होगा, शिलीमुख होगा। रिवीजन करने से दोस्तों आप लोगों की जो हिस्किस वाली बात होती है कि जहाँ पे हमारे गलत होते हैं उनसे थोड़ा सा आप लोग प्रिपेयर हो जाते हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग अलग तरह से हो जाता है, थोड़ा सा दोस्तों डर सा हो जाता है, तो अगर रिवीजन अच्छा कर लेते हैं तो एग्जैक्ट आंसर आप लोगों के हो जाते हैं, गलतियां कम होती हैं। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे। सोना का पर्यायवाची स्वर्ण है, कंचन है, कनक है, हेम है, हाटक है और महारजत है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पवन का पर्यायवाची हवा है, अनिल है, प्रभंजन है, समीर है, वायु है, प्रवात है, क्या है, प्रवात है। नेक्स्ट देखेंगे, पवन तक हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है, धरा है, भूमि है, वसुंधरा है, धरती है, धरित्री है, धरणी है, वसुधा है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द उठा लिए गए हैं। नेक्स्ट है और लास्ट अग्नि का पर्यायवाची अनल होगा, आग होगा, पावक होगा, हुताशन होगा, ज्वलन होगा, किसान होगा और शिखी होगा। ये इतना ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो ये इन शब्द से आगे शब्द नहीं मिलेंगे, यानी आपके क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। अभी पर्यायवाची के बहुत सारे बनेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे, जो कि पीडीएफ में पूरी तरह से पूरा किया गया है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन से संबंधित क्वेश्चन एक साथ उठा लिए गए हैं, रासायनिक नाम, उनके कमी का प्रभाव यानी होने वाले रोग, सब कुछ कलेक्ट कर लिया गया है। जरूरत है अब आप लोगों को दोस्तों एक अच्छी प्रिपरेशन करने की। तो क्वेश्चन था विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब चलिए इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं उनको ये एक साथ हम लोग कवर करने वाले हैं, सब कुछ आपके सामने आ गया है। एक तरफ गया है विटामिन, फिर रासायनिक नाम दिया गया है उनका, और कमी का प्रभाव यानी कौन सी विटामिन से की कमी से कौन सा रोग होता है। सबसे पहले विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन बी1, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी होता है। फिर है विटामिन बी6, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से रक्त क्षीणता या चर्म रोग होता है। फिर है विटामिन सी, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसकी कमी से स्कर्वी होती है। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से सूखा रोग होता है। फिर है विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी आती है। और लास्ट है दोस्तों विटामिन के, हाईलाइटेड है, आप लोग जानते हैं। विटामिन के रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्यूनोन होता है, क्या होता है, फिलोक्यूनोन, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ये बार बार पूछा था, आप लोग जानते हैं कौन सी विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के है। पूरी तरह से चैप्टर आप लोगों का यानी टॉपिक कंप्लीट हो गया है लगभग 1.5 से 2 मिनट में। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे, यानी टोटल 24 हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन में ही जोड़ दिया गया है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। अब ध्यान देंगे, इसमें ऐसे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो आप लोगों के सभी वनडे एग्जाम्स में जीके के हर टॉपिक से पूछे जाते हैं। हाईलाइटेड है, इजी टू मॉडरेट है, क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आपके सभी वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनको भी यहाँ पे शामिल कर लिया गया। और जो अच्छी प्रिपरेशन कर चुके हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मान के सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कितने सही हो सकते हैं। क्वेश्चन में इजी थोड़े ज़्यादा डाले गए हैं यहाँ पे और मॉडरेट थोड़े कम। अगले दोस्तों वीडियोस में हम लोग मॉडरेट ज़्यादा डालेंगे और इजी कम करेंगे, ताकि इजी टू मॉडरेट सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। 24वें महावीर स्वामी है, क्वेश्चन में ही डाल दिया गया था। अगला है महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो प्राकृत भाषा में। यहीं पर दोस्तों बौद्ध धर्म की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नागार्जुन कौन थे, तो एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला है विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई, तो बलबन के द्वारा। नेक्स्ट है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। अगला है एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है, तो वी.एस. नायपाल हैं। इसमें दोस्तों आपका जीके में पॉलिटी, हिस्ट्री, इकॉनमी, उसके बाद जियोग्राफी, विविध के चैप्टर्स, आपका जनरल साइंस, सब कुछ शामिल किया गया है। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस के लेवल हैं। आगे चलेंगे, हमारा हो गया एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है, करेक्ट आंसर हुआ था वी.एस. नायपाल। क्या, वी.एस. नायपाल। अगला क्या है दोस्तों, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे, लखनऊ में। नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो कानपुर में। अगला है भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है। यूपी स्पेशल से भी पूरी तरह से जोड़ दिया है, डिस्ट्रिक्ट के नाम भी बता दिया गया है, पीलीभीत। अगला है 1 डिग्री अक्षांश यानी लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है, तो 111 किलोमीटर। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ पर स्थित है, तो वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का
प्रयोग किसने किया? तो एजी टांसले ने किया था। नेक्स्ट, आर्द्रता किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। पीतल किसका मिश्रण है? तो जस्ता तथा तांबा का मिश्रण है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, तो रासायनिक ऊर्जा में। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सीरीज का, पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। क्या होता है? यकृत होता है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।